मैं यार ये सोचता हूँ कि आज का जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है ना, जिसे तुम कहने को तो कह सकते हो कि ये हमें जोड़ता है आपस में। दुनिया के किसी कोने में कुछ भी हो रहा होता है हमें तुरंत पता चल जाता है, और शायद इसीलिए हम इसे ग्लोबल वर्ल्ड भी कहते हैं। बट क्या हमेशा से ये ऐसा ही था? और अगर नहीं था तो कैसा था? क्योंकि कभी कभी मैं ऐसा फील करता हूँ, इतना भीड़ भाड़ वाला दुनिया है, 7.9 बिलियन लोग रहते हैं यार, फिर भी क्यों मैं अकेला फील करता हूँ। एंड आई एम डैम श्योर कभी ना कभी तुमने भी ऐसा फील किया होगा। तो अगर तुम भी ऐसा फील करते हो तो आओ ढूंढते इस सवाल का जवाब कि ये दुनिया बना कैसे, जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 3 मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। বাহ ভাইয়া, অনেক ভালো বলেছেন ভাইয়া। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। तो मॉडर्न वर्ल्ड कैसे बना, ये जानने के लिए तुम्हें जानना पड़ेगा कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसा था। भाई तू ये बताने का कष्ट करेगा ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड होता क्या है? बताता हूँ ना यार। प्री मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड से जो पहले का समय था, दैट्स कॉल्ड प्री मॉडर्न वर्ल्ड। देखो, मॉडर्न वर्ल्ड का स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो भी चीज़ हुआ ना, जो भी इवेंट्स हुआ, दैट्स कॉल्ड प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसा था? मतलब मेरे लाइफ के जैसा ही बेकार। देखते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ना, ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स और प्रीस्ट ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह फॉर नॉलेज, फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे तो वो अपने साथ लेके जाते थे सामान, अपना आइडियाज, अपना इन्वेंशन और साथ ही साथ अपने बीमारियों को भी। और इस चीज़ का एविडेंस हमें सबसे पहली बार देखने मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन से। आई थिंक तुम्हें ये पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है, और इस चीज़ के लिए तुम्हें बहुत ही प्राउड फील करना चाहिए। वहाँ हमें देखने मिलता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ना, वो ट्रैवल करते थे, ट्रेड करते थे वेस्ट एशिया के साथ। अभी तुम्हें ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड है। तुम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हो। बट ऐसा नहीं था कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ही नहीं करते थे, बट हाँ थोड़ा कम होता था। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिल्क रूट, एक ऐसा रास्ता जो जोड़ता था एशिया को यूरोप और अफ्रीका से, चाहे वो जमीन से हो या सी रूट से हो। मेनली इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था चाइनीज सिल्क को यूरोप तक पहुंचाने के लिए, और शायद इसीलिए इस रास्ते का नाम भी पड़ा सिल्क रूट। बट ऐसा नहीं था कि यहाँ बस सिल्क का ही ट्रेड होता था, कई सारे और चीज़ें भी जाते थे यूरोप, जैसे कि चाइनीज पोट्रीज और स्पाइसेस और टेक्सटाइल इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से जाता था यूरोप पे, और इसके बदले में यूरोप से एशिया पे आता था गोल्ड एंड सिल्वर। इसके साथ साथ देखो, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते तो अपने साथ अपना कल्चर को भी लेके जाते, तुम्हें पता है। तो क्रिश्चियन एंड मुस्लिम स्कॉलर्स एशिया में आए, और बुद्धिज्म जिसका शुरुआत इंडिया में हुआ था वो भी दुनिया भर में फैलता है थ्रू दिस सिल्क रूट। अब अगला टॉपिक है फूड ट्रैवल्स। हाँ, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ना फूड चलता था, दौड़ता था, भागता था, क्योंकि उसके पास हाथ पैर था, आई गेस। आइडिया भी तो क्या बोल रहा है? नहीं मतलब ठीक है। देखो, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, चाहे वो ट्रेडर हो या ट्रैवलर्स हो, तो अपने साथ नए नए फूड क्रॉप्स को जहाँ वो जाते थे वहाँ लेके जाते थे। तो दैट्स हाउ फूड ट्रैवल। ओके, हाथ पैर नहीं होता था। अब इसके एग्जाम्पल कई सारे हैं, जैसे जब चाइनीज़ लोग ना यूरोप जाते थे ट्रेड करने के लिए तो अपना नूडल्स लेके जाते थे, बट वहाँ जाके यूरोपियन लोगों ने उसे क्या बना दिया है, स्पैगेटी, क्या ही है। फिर जो अरब ट्रेडर्स जब यूरोप जाते थे 15th सेंचुरी के आसपास, तो वो आई डोंट नो क्या है ये। जिस इंसान का दिन भी मैगी से होता है और रात भी मैगी से ही ख़त्म होता है, उसे ऐसे चीज़ों के बारे में कैसे ही पता होगा भाई, जो भी है। ठीक है, तो वो उस समय जो इटली का एक शहर है सिसिली, आई होप तुमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ा हो, तो वहाँ में 7 किंगडम्स था, उसमें से एक किंगडम सिसिली था। तो वहाँ पिज्ज़ा पास्ता जो भी है वो जाता है, और फिर इटालियन डिश बन जाता है वो, आई गेस। हाँ, उसके बाद एक इवेंट होता है जो कि पूरी तरीके से जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है उसे बदल देता है। जब गलती से ना क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर करता है अमेरिका को, क्योंकि जब अमेरिका को डिस्कवर करता है तो नए नए फूड्स का पता चलता है हमें, जैसे कि पोटैटो, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिली एंड ऑन, जो कि अमेरिका से ट्रैवल करता है यूरोप एंड एशिया में। और सही में जो अमेरिकन कॉमन फूड है ना, इसने दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया लिटरली। स्पेशली मैं यूरोप का बात कर रहा हूँ, जहाँ तुम्हें पता है क्लाइमेट बहुत ही हार्श रहता है, वो एग्रीकल्चर आसानी से कर नहीं पाते। बट जो पोटैटो है उसे तो ज़मीन के अंदर उगाना है, तो आसानी से उग जाता है। तो इसने यूरोप के अंदर में कई लोगों का जान बचाया, क्योंकि अब वो आसानी से आलू खा सकते थे। और हमें देखने मिला है कि जब
आयरलैंड के अंदर में एक डिजीज़ के कारण जो पोटैटोस का फसल है वो ख़राब हो गया, तो हज़ारों लोग स्टारवेशन से, भुखमरी से मर गए। एक समय के लिए मैं शॉक पे पड़ गया, क्या बात कर रहे हो तुम, यूरोप के लोग आलू नहीं खाने की वजह से मर जाते क्या? मतलब इतना बुरा हालत था उनका। उस समय हमारा हालत कैसा होता होगा? हम बिरयानी दबा रहे होंगे नहीं? अभी हमारा अगला टॉपिक है कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। अभी देखो, प्री मॉडर्न वर्ल्ड के लोग ना आपस में कुछ इस तरीके से रहते थे। अगर तुम ऐसा कुछ लग रहा है तो बिल्कुल गलत है, गलत गलत। देखो, एक बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है। इंसान इक्वल्स टू लालच, लालच इक्वल्स टू मारामारी, और मारामारी इक्वल्स टू इंसानियत की तबाही। राइट, जहां इंसान रहेगा वहां तबाही होते रहेगा इंसानियत का। दैट्स द थिंग। বাহ ভাইয়া, অনেক ভালো বলেছেন ভাইয়া। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। सो प्री मॉडर्न वर्ल्ड छोटा पड़ना शुरू हो गया जैसे ही यूरोपियन सेलर्स ने अमेरिका और एशिया तक आने का सी रूट को डिस्कवर किया। ये वो पॉइंट था जहां से कॉलोनाइजेशन का दौर शुरू होता है। पहले तुम देखोगे कि अमेरिका कैसे कॉलोनाइज हुआ, फिर तुम देखोगे कि अफ्रीका कैसे हुआ, और फिर हम तो है एशिया वाले। तो हम शुरुआत करते हैं अमेरिका से। तो जैसे अमेरिका का डिस्कवरी हुआ, लोगों को पता चला कि अमेरिका के अंदर में प्रीशियस मेटल्स का भरमार है, स्पेशली सिल्वर, जो कि पाया जाता है आज के मैक्सिको और पेरू के आसपास। और इसी के साथ साथ यूरोपियन लोगों के बीच एक बात चल रहा था कि अमेरिका के अंदर में एक ऐसा जगह है जिसे कहते हैं फेबल सिटी ऑफ गोल्ड, यानी कि एल्डोराडो। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ये KGF वाला नहीं है, ये असली वाला एल्डोराडो है, ठीक है, जो अमेरिका में है। तो अब भाई साहब होना क्या था, जितने भी यूरोपियन लोग थे सब भाग पड़े कॉलोनाइज करने के लिए अमेरिका को। तो अब यही पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कैसे यूरोपियन लोगों ने अमेरिका को कॉलोनाइज किया। देखो, यूरोपियंस चाहते तो अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए वो कन्वेंशनल वॉरफेयर मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते थे, लाइक गन का इस्तेमाल कर लिया, तोप का इस्तेमाल कर लिया, अपने सोल्जर्स को भेज दिया। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक बहुत ही भयानक चीज़ का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर। मैं इसे भयानक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर में तुम क्या करते हो, एक बीमारी को पूरे देश के अंदर में फैला देते हो, जिसके वजह से वहाँ के लोग तरफ तरफ के मरते हैं। लिटरली ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग कहते हैं कि यूरोपियंस ने तो दुनिया को बहुत कुछ दिया। मैं इस चैप्टर में बार बार तुम्हें वो चीज़ गिनाते रहूँगा कि यूरोपियंस ने क्या क्या दिया दुनिया को। अभी देखो, जो अमेरिका के नेटिव लोग थे ना, उन्हें बाहरी दुनिया का कोई खोज खबर नहीं था, वो टोटली आइसोलेटेड थे। अब इससे एक प्रॉब्लम ये था कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बाहर के बीमारियों से नहीं लड़ पाता था। तो यही चीज़ का यूरोपियंस ने फ़ायदा उठाया। यूरोप के अंदर में एक बीमारी था स्मॉल पॉक्स, जिसने यूरोप के अंदर में भी काफ़ी लोगों को मारा था। इस बीमारी को इंटेंशनली उन्होंने पूरे अमेरिका के अंदर में फैला दिया, जिससे जो पॉपुलेशन था ना अमेरिकन का, रियल अमेरिकन का, वो खत्म हो गया, वैनिश हो गया। देख रहे हो, इस तरीके से उन्होंने एक जगह को कॉलोनाइज किया, वहाँ के लोगों को दर्दनाक मौत दे के उस जगह को कब्जा किया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मुझे कुछ नहीं कहना आगे, ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ आगे सीधा। तो जैसे ही अमेरिका कॉलोनाइज हुआ तो यूरोप के आम लोग बिना भाग भाग के अमेरिका आ रहे थे। कुछ तो रीजन रहा होगा, एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। व्हाई डिड यूरोपियंस फ्ली, यानी कि माइग्रेट टू अमेरिका इन 19th सेंचुरी। देखो, बहुत आसान है। 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर में गरीबी और भुखमरी जो है वो आम चीज़ थी, और दूसरा वहाँ में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा था, ओवर क्राउडेड सिटीज़ आम चीज़ था, बीमारी आम चीज़ था वहाँ के लिए, जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था वो भी बहुत ज़्यादा था। तो लोग ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते जहाँ पे बीमारी हो, जहाँ पे लड़ाई हो रहा हो, जहाँ गरीबी हो। तो उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि अमेरिका चलते, तो वो चले गए। दैट्स इट। देख रहे हो, जहाँ यूरोप का हालत इतना बुरा था ना, वहीं पे इंडिया और चाइना वर्ल्ड का रिचेस्ट इकोनॉमी में से एक था। सोने की चिड़िया कहते थे ना इंडिया को, पता है। तो कुछ ऐसा सीन था हमारा और कुछ ऐसा सीन था उनका। बट देखो, 19th सेंचुरी के बाद ना चीज़ें बदलने लग गया। अब अमेरिका को लूटने के बाद यूरोपियंस का कंडीशन तुम देखोगे अच्छा होना शुरू हो जाता है, और वहीं पे इंडिया और चाइना का कंडीशन बुरा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद इंडिया कॉलोनाइज हो जाता है और चाइना अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। अब तुम पूछोगे कि चाइना ने अपने आप को आइसोलेट क्यों कर लिया? वही सेम रीज़न यार, पर्सनल प्रॉब्लम। उन्हें यूरोपियंस का शकल पसंद नहीं था, जैसे मुझे अपना पसंद नहीं है। अभी देखो, हम सीधा बढ़ रहे हैं 19th सेंचुरी पे। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा है वो प्री मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट है, बट आगे हम जो भी पढ़ेंगे ना वो मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट होगा, क्योंकि ये वो समय है 1815 से लेकर 1914 तक का, जहाँ में मॉडर्न वर्ल्ड कैसे बना है उसका एक शुरुआत यही से हमें देखने मिलता है।
मेनली यहाँ में तुम्हें इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी के कारण कैसे सोसाइटी में बदलाव आता है और इस सोसाइटी के बदलाव से कैसे आगे जाके पूरा वर्ल्ड बदलता है वो भी तुम देखोगे। इस 19th सेंचुरी में तुम्हें 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखेगा: ट्रेड, कॉलोनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले तुम देखोगे कि कैसे यूरोपियंस ट्रेड के नाम पे डिफरेंट कंट्रीज पे जाता है, फिर उन्हें कॉलोनाइज करते हैं एंड देन फाइनली कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट करके अपने इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा करते हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि ये चीज़ें कैसे होता है। बट एक क्वेश्चन जो यहाँ पे तुम्हें जान लेना चाहिए और एग्जाम में भी आ सकता है, 19th सेंचुरी में ना 3 चीज़ों का मूवमेंट दुनिया भर में तुम कंट्रीज टू कंट्रीज देखते हो। मतलब एक कंट्री से दूसरा कंट्री, फिर दूसरे कंट्री से तीसरा कंट्री, ये 3 चीज़ें मूव करते हैं। तो एग्जाम में अगर आ गया ना 3 टाइप ऑफ फ्लोस या 3 टाइप ऑफ मूवमेंट इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज, तो तुम्हें पता होना चाहिए 3 वो क्या चीज़ें थे जो इंटरनेशनली मूव कर रहे थे एक कंट्री से दूसरा कंट्री। पहला है देखो सामान, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ ट्रेड। ट्रेड के नाम पे सामान एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल कर रहा था। दूसरा फ्लो ऑफ लेबर, यानी कि लोग एक जगह से दूसरा जगह अपने जॉब के तलाश पे माइग्रेट कर रहे थे, दैट्स कॉल्ड लेबर फ्लो या फिर लेबर माइग्रेशन, कुछ भी कह लो। और तीसरा चीज़ है फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि लोग भी एक जगह से दूसरा जगह जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, सब अपने इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए अपना जो कंट्री है उससे बाहर जाके दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। अभी मैं तुम्हें बहुत सिंपली बताता हूँ, तुम देखोगे कि कैसे ये फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल कैसे मॉडर्न वर्ल्ड को शेप दे रहा होता है। ठीक है, अभी तुम्हें समझने में आई नो थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा होगा कैसे ये तीनों चीज़ें मॉडर्न वर्ल्ड को शेप दे रहे हैं, बट हम इसे कहानी के साथ समझेंगे ना तो अच्छा होगा, जिसके लिए तुम पहले समझो कि ये कॉर्न लॉ क्या होता है। क्या दिन आ गया, मक्के के ऊपर भी कानून बनना शुरू हो गया। बताओ, सही है, बहुत अच्छा, यही तो चाहिए था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो जो 19th सेंचुरी का शुरुआती दौर था, यहाँ पे ब्रिटेन के फार्मर्स ये नहीं चाहते थे कि कोई भी खाने पीने का सामान बाहर से ब्रिटेन में आए, क्योंकि इससे वो जो प्रोड्यूस करते थे उन्हें उनका सही कीमत नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बाहर की चीज़ें सस्ते होते हैं थोड़ा और क्वालिटी तो मैटर करता ही है फिर। तो इसीलिए ब्रिटेन के जितने फार्मर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि आप जितने भी खाने पीने के सामान हैं उन्हें बैन कर दीजिए। तो यही पे ये कानून आता है कॉर्न लॉ, जिसके अंदर में गवर्नमेंट बाहर से कोई भी कॉर्न इंपोर्ट करने से मना कर दिया। दैट्स द सिंपल थिंग। ठीक है, अब ये चीज़ ब्रिटेन के फार्मर्स के लिए तो सही था, बाहर से कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। बट ब्रिटेन में सिर्फ फार्मर्स ही नहीं रहते थे, राइट? वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रहते थे, वहाँ में अर्बन डेवलपर्स रहते थे, यानी कि शहर में रहने वाले लोग। अब इन्हें ना इस चीज़ से प्रॉब्लम था, क्योंकि अब क्या हो रहा था, चीज़ें महंगा मिल रहा था उन्हें, खाने पीने का चीज़, ऑब्वियस सा बात है। तो वो क्या चाहते थे कि बाहर का सस्ता सामान आए, हम उन्हें परचेज करें। तो फिर गवर्नमेंट को इन्होंने गुहार लगाना शुरू किया, ये जो कानून है साहब हटाइए। तो यही से क्वेश्चन बनता है, वाई कॉर्न लॉ वाज एबोलिश्ड। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन डेवलपर्स को प्रॉब्लम था इस चीज़ से, क्योंकि चीज़ें खाने पीने का जो महंगा मिलता था, तो इसके कारण फिर गवर्नमेंट फोर्सफुली ये जो इम्पोर्ट था कॉर्न के ऊपर वो हटा देता है। इसका इम्पैक्ट ग्लोबली हमें देखने मिलता है, क्योंकि उस समय ब्रिटेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था। तो अगर ब्रिटेन में कोई चीज़ होता था ना, तो वो चीज़ मतलब पूरे दुनिया में उसका इम्पैक्ट दिखता था। तो देखो कैसा होता है, पहले जैसे ही कॉर्न लॉ हटता है ना, तो ब्रिटेन के अंदर में अब चीज़ें खाने पीने का सस्ता हो जाता है, पहला चीज़। और अब जो ब्रिटेन का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बाहर का जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है उससे कम्पीट नहीं कर पाता और हार मान जाता है, जिसके वजह से अब जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड था ब्रिटेन के अंदर में वो खाली पड़ जाता है, क्योंकि अब फार्मर्स क्यों ही मतलब एग्रीकल्चर करेंगे, उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा था, राइट? जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं और उन्हें नए जगह पे माइग्रेट करना पड़ता है काम के तलाश पे। और फाइनल चीज़ जो होता है, एग्रीकल्चर कमज़ोर हो चुका था बट इंडस्ट्रीज उस समय बहुत ही स्ट्रांग हो रहा था। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण आम लोगों का जो इनकम है वो बढ़ रहा था, जिसके कारण लोग और ज़्यादा चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करने लगे। और ये वो पॉइंट था जहाँ से तुम देखोगे कि ब्रिटेन के अंदर में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो जोरों शोरों से चल रहा है, बट दुनिया में एग्रीकल्चर चीज़ जो है ज़्यादा प्रोमोट किया जा रहा है। और ये इंटेंशनली ब्रिटेन के द्वारा ही करा जा रहा था, क्योंकि देखो जब तुम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हो तो तुम्हें क्या चाहिए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रॉ मटेरियल, जो कि एग्रीकल्चर से आता है, राइट? तो ग्लोबली एग्रीकल्चर अभी प्रोमोट होने लगेगा, और वो प्रोमोट करता है कोई और नहीं, ब्रिटेन अपने कॉलोनीज पे और अपने खुद के देश पे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता है। इसी से हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, 1890 का जो ये समय था ना,
यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बन रहा था। मैंने बताया तुम्हें कि मतलब दुनिया भर में जो इकोनॉमीज थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा था। कैसे, हाउ, देखो सबसे पहला चीज़ तो एग्रीकल्चरल लैंड्स को एक्सपांड करना था, क्योंकि अब ब्रिटेन का डिमांड बढ़ रहा था। ब्रिटेन अपने देश पे तो कुछ प्रोड्यूस कर नहीं रहा था, बट उन्हें चाहिए था बाहर से, तो एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसे बढ़ाना था बाहर में, ठीक है, ब्रिटेन में नहीं, जहाँ में भी चीप लेबर हो, चीप सामान मिले, वहाँ पे एग्रीकल्चर और करो। ये चीज़ ब्रिटेन चाहता था कि हो, और इस चीज़ के लिए ब्रिटेन ने जो कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया एग्रीकल्चरल रीजन पे, जहाँ भी एग्रीकल्चर होता था वहाँ पे रेलवे कंस्ट्रक्शन, हार्बर्स, ये सारी चीज़ें बनाया, जिससे कि वहाँ से जो फूड प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल्स है, वो चीज़ को आसानी से ब्रिटेन तक पहुँचाया जा सके। और आखिरी चीज़, एग्रीकल्चर के लिए तुम्हें पता है कि लेबर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उस समय लेबर का डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए ना लाखों, मिलियन ऑफ यूरोपियन लोग जो थे माइग्रेट कर रहे थे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह पे, जहाँ पे एग्रीकल्चर का ज़्यादा स्कोप था, आसानी से एग्रीकल्चर करा जा सकता था, उन जगह पे लोग माइग्रेट कर रहे थे। और यहाँ पे तुम भूलना मत इंडिया को भी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का कॉलोनी थे हम भी, तो हमें भी एग्रीकल्चर करने के लिए काफ़ी एम्फेसाइज किया गया, या फिर तुम कह लो बढ़ावा दिया गया। और इसका एग्जांपल देखने मिलता है कि एक टॉपिक है अगला, द कैनाल कॉलोनीज। अभी देखो हो क्या रहा था, जो वेस्ट पंजाब था ना, वहाँ में ब्रिटिश इंडिया ने इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, ताकि जो सेमी एरिड वेस्ट लैंड थे ना, उन्हें फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर सके। सिंपली मैं समझाता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, राइट। समझो ऐसा जगह जहाँ में एग्रीकल्चर करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, इरिगेशन सिस्टम की कमी है, उन जगह में इरिगेशन सिस्टम को लाया गया, प्रमोट किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ताकि हम इंडियन वहाँ जाके खेती करें। सिंपली क्या हो रहा था, बाकी जो पंजाब के एरियाज थे वहाँ से वो माइग्रेट करके जा रहे थे, कहाँ, वेस्ट पंजाब पे, और एक कॉलोनी टाइप का बन रहा था, इसीलिए इसे कहते हैं कैनाल कॉलोनी, ठीक है। अब यहाँ में जाके वो क्या कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, और जो भी प्रोडक्ट मेनली आ रहा था, व्हीट एंड कॉटन, ये फिर एक्सपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन में। आई गेस अब तुम्हें समझ आ गया कि वेस्ट पंजाब जो था वो खेती बाड़ी करने के लिए सही जगह नहीं था, बट अंग्रेजों ने इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करके उस जगह को खेती करने लायक बनाया, ताकि वहाँ लोग जाके खेती करें और वहाँ से फिर सामान ब्रिटेन में इंपोर्ट करा जाए। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कैनाल कॉलोनीज, ठीक है। अभी एक टॉपिक या क्वेश्चन के लो जो CBSE वाले चच्चा हमेशा ही पूछता है बोर्ड्स में, और तुम्हें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि क्या रोल था टेक्नोलॉजी का 19th सेंचुरी का जो वर्ल्ड है उसे ट्रांसफॉर्म करने में। मैंने ये क्वेश्चन कब पूछा? क्या आपको याद नहीं? नहीं तो। वाह, फिर तो आपको ये भी याद नहीं होता होगा कि अगले साल आपने मैथ्स और इंग्लिश का क्वेश्चन से गलत दिया था, और जिसके कारण बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मेंटल टॉर्चर सहना पड़ा था। अच्छा, ऐसा भी हुआ था क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, मैं ही गलत हूँ। साला ये तो बहन कल हो रहा है क्या? तुमने कुछ कहा क्या? हाँ, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कहा कुछ कह सकता हूँ। वक्त का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। खैर यार, जोक सपाट को दूर रखते ये सवाल का जवाब को ढूंढते हैं कि क्या रोल था टेक्नोलॉजी का। तो देखो, जो इन्वेंशंस है लाइक रेलवे, स्टीम शिप्स, टेलीग्राम, इनके बिना तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इस 19th सेंचुरी में हुआ है उसे हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों के अलावा हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने मिलता है 1870s का जो समय था। उस समय अमेरिका से यूरोप में जानवरों को लाया जाता था जिंदा, बिना काटे। अभी देखो, जब जानवरों को अमेरिका से यूरोप लाया जाता था तो क्या होता था, रास्ते पे ही कुछ जानवर मर जाते थे, कुछ बीमार पड़ जाते थे, या फिर उनका वेट घट जाता था, और जब तक वो यूरोप पहुंचता था वो खाने लायक रहता नहीं था। तो इससे क्या हो रहा था, जो मीट है यूरोप के अंदर में काफ़ी एक्सपेंसिव था, रेयर था, और शायद इसीलिए जो यूरोप के गरीब लोग थे उनके लिए तो मीट भाई साहब एक लग्जरी प्रोडक्ट से कम नहीं था। बट ये चीज़ें ना चेंज होता है जब एक नया टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है, जिसे कहता है रेफ्रिजरेटेड शिप्स। मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं कि ये क्या होता होगा, तुम बस इतना जानो कि अब क्या होगा रेफ्रिजरेटेड शिप्स को इन्वेंशन होने के बाद। हम जानवरों को काट के फिर अमेरिका से यूरोप लेके जाएंगे। अब इससे जो मीट को लेके जाने टाइम को जो वेस्टेज होता था उसका तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो टेक्नोलॉजी के कारण यूरोप के अंदर में अब खुशहाली आता है,
वहाँ का जो आम लोगों का लिविंग कंडीशन है वो इम्प्रूव होता है। और देखो, ये उनके लिए तो ठीक था, बट ये दुनिया के लिए मतलब एक श्राप से कम नहीं था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब यूरोप एक ऐसा दौर से गुजरेगा जहाँ उनके पास शांति, सुख, प्रेम हर चीज़ होगा, बट हमारे पास कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब हम गुलाम बनने वाले हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि अब कॉलोनाइजेशन का दौर स्टार्ट होगा। तो इसी से हमारा अगला टॉपिक भी है लेट 19th सेंचुरी कॉलोनाइजेशन। देखो होता क्या है, 19th सेंचुरी के आखिरी समय पे यूरोपियन लोगों का ट्रेड बढ़ रहा था, अमीर बन रहे थे वो लोग, बट इससे दुनिया को बहुत ही दर्द से गुजरना पड़ रहा था, क्योंकि कुछ कंट्रीज को अपना आज़ादी खोना पड़ रहा था। हमने थोड़ा पहले देखा अमेरिका का हालत कैसा था, किस तरीके से अमेरिका को कॉलोनाइज करा गया। अब तुम देखोगे कि किस तरीके से अफ्रीका कॉलोनाइज होता है। जितने भी बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स थे वो 1885 को इकट्ठा आके एक मीटिंग करते हैं, जिसमें शामिल होता है ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी एंड अमेरिका तो हो गई ऑब्वियस सा बात है। और वो ये डिसाइड कर रहे थे कि अफ्रीका का कौन सा हिस्सा कौन लेगा। मतलब लिटरली भाई, तुम क्या यहाँ पे शादी पे आए हो, दावत बट रहा है कि ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ऐसा कुछ चल रहा है इनका। खैर छोड़ो, इसके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। तुम बस इतना जान लो कि कैसे अफ्रीका कॉलोनाइज हुआ। तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जहाँ हिस्टोरिकली देखा गया है कि वहाँ के लोग ना पैसे के लिए काम नहीं करते। क्या बेबी, पैसे के लिए काम नहीं करते वो? तो क्या उनका चचा विधायक था या फिर उनका बाप दुबई पे तेल बेचता था? अबे ऐसा नहीं कुछ। देखो, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे लोग बहुत कम है, बट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है उनके पास। तो इतना रिसोर्सेज है उनके पास कि काम करने की जरूरत ही नहीं दूसरों के लिए, जो है अपना उसी से अपना मतलब ज़िंदगी मस्त चल रहा है, तो क्यों काम करे? नहीं। बट ये चीज़ें यूरोपियंस को अट्रैक्ट करता है। उन्हें लगता है कि इतना ज़्यादा रिसोर्सेज अगर हमें मिल जाए ना, तो यार हम तो माला माल। हाँ, समझ रहे हो। तो फिर धीरे धीरे लेट 19th सेंचुरी पे अफ्रीका को कॉलोनाइज करा गया और वहाँ पे प्लांटेशन एंड माइनिंग जैसे एक्टिविटीज़ को शुरू किया गया। बट एक प्रॉब्लम था यहाँ पे, यूरोपियन फेस कर रहे थे लेबर शॉर्टेज। मैंने तुम्हें पहले बताया कि शायद उनका चचा विधायक होगा, नहीं तो उनका बाप दुबई पे तेल बेचता होगा, जिसकी वजह से वो लोग पैसे के लिए काम ही नहीं करते थे। तो इसकी वजह से यूरोपियंस को प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे सॉल्व किया? सवाल उठता है कि हाउ यूरोपियन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज इन अफ्रीका इन लेट 19th सेंचुरी। देखो, पहले तो अफ्रीकन लोगों के ऊपर हैवी टैक्सेस इम्पोज किया कि वो मजबूर हो जाए कि काम करके टैक्स चुकाए। मतलब देख रहे हो, नॉर्मली इंसान काम करता है, कुछ चीज़ चाहिए उन्हें उसके लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, राइट। बट अफ्रीका के अंदर में बिल्कुल उल्टा था। काम इसलिए करोगे कि तुम्हें टैक्स देना है। सोच लो तुम किस लेवल का टैक्स लगाया होगा उनके ऊपर। फिर उन्होंने जो इनहेरिटेड लॉ होता है ना, कि बाप से बेटे के पास जो प्रॉपर्टी जाता है, उस लॉ को भी चेंज कर दिया। अब इस लॉ को चेंज करने के बाद सिर्फ एक ही बेटे को बाप का प्रॉपर्टी मिलेगा, और बाकी अगर एक दो जो भी बच्चा होगा उन्हें मजबूरन लेबर मार्केट पे जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। बाप का कोई भी प्रॉपर्टी उन्हें नहीं मिलेगा। और आखिरी चीज़ जो उन्होंने किया, जो भी चुनिंदा एक दो वर्कर्स काम करने आते थे ना माइंस पे, उन्हें वहीं पे बंद कर दिया जाता था। उन्हें फ्रीली माइनिंग एरियाज से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। मतलब एक तरीके से कह लो स्लेव की तरह ही रखा जाता था, राइट। और इसी बीच एक बीमारी अफ्रीका में आता है, रेंडर प्रेस्ट, जो कि जो कॉलोनाइजेशन है अफ्रीकन लोगों को वो चीज़ को बहुत आसान कर देता है। देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। उस समय अफ्रीका के लोग सेल्फ डिपेंडेंट थे, यानी कि वो पैसे के लिए काम इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज था, और एक प्राइमरी रिसोर्सेज था उनका लाइफ स्टॉक, यानी कि उनके जो भेड़ बकरियाँ थे ना, उससे ही उन्हें अगर कोई चीज़ चाहिए होता था तो बेच बेच के ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। तो अब यूरोपियंस को समझ आया, अगर हम इनका जो लाइफ स्टॉक है, यानी कि इनकी जो भेड़ बकरियाँ हैं, इन्हें अगर ख़त्म कर देना तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और हमारा गुलामी करने पे ये मजबूर हो जाएगा। तो होता क्या है, ये जो बीमारी है रेंडर प्रेस्ट या फिर कैटल प्लेग कह लो, इससे अफ्रीका के अंदर में लाया जाता है इन 1880s का समय पे। कैसे? तो अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट पे इरेथ्रिया नाम का एक कंट्री हुआ करता था। वहाँ पे जो इटली के सोल्जर्स थे वो उन्हें कब्जा करने का, कॉलोनाइज करने का कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम थोड़ा मदद कर देते हैं इटली को, क्योंकि उस समय वो लोग मिल बांट के ही अफ्रीका को कॉलोनाइज कर रहे थे, तो काफ़ी फ्रेंडली थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ कैटल्स को खाने के लिए दिया इटली के सोल्जर्स को, जो कि लाया गया था अपने कॉलोनीज जो कि था ब्रिटेन के एशिया में, वहाँ से। बट प्रॉब्लम ये था, ये जो कैटल्स थे इनके अंदर में बीमारी था जिसे कहते हैं रेंडर प्रेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही ये जो बीमार वाला, इन्फेक्टेड वाला कैटल्स को लाया गया अफ्रीका के अंदर में,
इसने अफ्रीका के जो कैटल्स थे यानी कि भेड़ बकरियाँ जो थे उनके अंदर भी ये बीमारी फैला दिया। एंड विद इन 5 ईयर जितने भी अफ्रीका के कैटल्स थे ना उनमें से 90% ख़त्म हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, मर चुके थे। और इस चीज़ की वजह से जो अफ्रीका के आम लोग थे उन्होंने अपना लाइवलीहुड खो दिया था। उनका जो जीने का सहारा था अब वो ख़त्म हो चुका था। और बाकी बचे हुए जो 10% जो कैटल बाकी थे उन्हें यूरोपियन लोगों ने जानबूझ के महंगे दाम पे ख़रीद लिया, अपने पास रखा, ताकि अफ्रीकन लोगों का जो जीने का जो सहारा है वो ख़त्म हो जाए और वो मजबूर हो जाए अब यूरोपियंस का गुलामी करने के लिए। और ऐसा ही हुआ। इतने आसानी से एक बीमारी का इस्तेमाल करके अफ्रीकन लोगों को अपना गुलाम बनाया, अपने हाथों का कठपुतली बनाया यूरोपियन लोगों ने। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है हम इंडियंस के साथ भी। हमारा जो अगला टॉपिक है इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे तुम देखोगे कि कैसे अंग्रेज जो इंडियन लेबर्स है उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। बट इससे पहले तुम समझ लो कि क्या होता है इंडेंजर्ड लेबर। ऐसा इंसान जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अंग्रेजों के साथ काम करता था उसे कहते हैं इंडेंजर्ड लेबर। अब देखो हो क्या रहा था, जितने भी इंडेंजर्ड लेबर था इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हायर किया जाता था 5 सालों के लिए काम करने के लिए, जहाँ भी अंग्रेज़ों का कॉलोनी से वहाँ जाके, और 5 सालों के बाद इन्हें वापस इंडिया में लाके छोड़ दिया जाएगा। सिंपल सा सिस्टम था। और मेनली जो इंडेंजर्ड लेबर ये सारे काम बाहर में करने के लिए जा रहे थे वो यूपी से थे, बिहार से थे, तमिलनाडु या फिर जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का वहाँ से। और इन्हें कहाँ लेके जाया जा रहा था, याद रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें ना जो कैरेबियन आइलैंड, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का नाम सुना है, तो जो पूरा आइलैंड है उसे मिला के ही कहता है कैरेबियन आइलैंड, वहाँ पे लेके जाया जा रहा था। और मोरेशियस जो कि अफ्रीका में है, फिजी जो कि एशिया में है, या फिर सिलोन जो कि श्रीलंका का ही पहले वाला नाम है, और आखिरी हमारे स्टेट ऑफ असम में भी लाया जाता था। तो तुम्हारे लिए एक मैप वर्क है, जो भी मैंने जगह का नाम लिया हो तो मैप में जाके देखोगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इन इंडेंजर्ड लेबर को रिक्रूटमेंट करने का काम था एक एजेंट का, जिसके बदले में उस एजेंट को मिलता था थोड़ा बहुत कमीशन। और इस कमीशन के चक्कर में वो जो इंडेंजर्ड लेबर था उनसे झूठे वादे करता था कि आप काम करने जाओ, बहुत ही मस्त कंडीशन है काम का। बट जब लेबर उस जगह पहुंचता था काम करने के लिए तो वो बहुत ही अलग था जो एजेंट ने प्रॉमिस किया था उससे। समझ रहे हो, चूतिया बनाया जाता था उन्हें। और जहाँ वो काम करने जाते थे ना वो जगह रहने और काम करने के लिए सही था, और ना उनके लिए वहाँ कोई राइट्स था उनके जो अधिकारों को बचाने के लिए। एक तरीके से तुम समझ लो कि 5 सालों के लिए वो जो मालिक के अंदर में वो काम करने जा रहा है उसका वो स्लेब गुलाम ही है। अभी देखो जितने भी इंडिया के इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेट कर रहा था ना इन जगहों पे, वो लोग वहाँ जाके फंस गए थे और उन्होंने एक अपना ही तरीका ढूंढा सर्वाइवल का। कुछ लोग तो जंगल में भाग गए थे कि हम इस तरीके की कंडीशन पे तो काम कर नहीं सकते, तो उपाय यही था कि अगर गुलामी से बचना है तो जंगल में भाग जाओ। और जो बाकी बचे हुए लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो या कलेक्टिवली लोगों के साथ मिल के। तो इसी से एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, 3 तरीके का एक्सप्रेशन तुम्हें याद रखना है कि इंडियन लोग वहाँ के जो लोकल लोग थे उनके साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ में 3 तरीके का एक्सप्रेशन को चलाता है, जिसमें से पहला है होसे, और दूसरा है राष्ट्रफेरिनिज्म, और तीसरा है चटनी म्यूजिक। देखो जो होसे है ये पॉपुलराइज किया गया था त्रिनिदाद के अंदर में, जो कि कैरेबियन आइलैंड का ही पार्ट है। इसमें जो मुहर्रम फेस्टिवल होता था ना उसके अंदर में जितने भी अलग अलग रेस के लोग थे जो लेबर माइग्रेट करके वहाँ जाके फंस गए थे, वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ एक तरीके से प्रोटेस्ट शो करते थे। और दूसरा जो राष्ट्रफेरिनिज्म है ये तो एक तरीके का रिलीजन ही बन चुका था, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ या फिर तुम कह लो यूरोपियंस के खिलाफ खड़ा हो चुका था, और जिसे हम इंडियन माइग्रेंट्स ने भी ज्वाइन करके सपोर्ट किया। और बेसिकली मैं बता रहा हूँ ये जो राष्ट्रफेरिनिज्म है इसे पॉपुलराइज करा गया था एक सिंगर के द्वारा, बॉब मार्ली। आई थिंक तुम लोगों ने बॉब मार्ली का टी-शर्ट कई जगह में देखा होगा। तो बॉब मार्ली ने सिंगिंग की मदद से काफ़ी जो कॉलोनाइजेशन के टाइम में जो भी हुआ था ना अफ्रीकन्स के साथ, वो चीज़ को दुनिया को दिखाया कि कैसे यूरोपियन लोगों ने अफ्रीकन्स को अफ्रीका से फिर कॉलोनाइज करके स्लेब बना के डिफरेंट कॉलोनीज पे लेके गए और कैसा उनका कंडीशन था। तुम यूट्यूब पे सर्च करके देख भी सकते हो इनका गाना। और तीसरा जो है चटनी म्यूजिक, ये ज़्यादातर फेमस था त्रिनिदाद एंड गुयाना में। ये बेसिकली एक तरीके का गाना था जो कि मिक्सचर था भोजपुरी का, इंग्लिश और जो लोकल लैंग्वेज था वहाँ का उसका। मैंने अपना एक फेवरेट गाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तुम चेकआउट कर सकते हो और बता सकते हो कि कैसा लगा तुम्हें।
फिलहाल तुम इतना जान लो कि इन 3 एक्सप्रेशन से हमने अंग्रेजों के खिलाफ एक तरीके का प्रोटेस्ट दिखाया, ठीक है। और एंड देन फाइनली इंडिया के अंदर भी ये चीज़ रियलाइज़ करा गया, ये जो भी चीज़ हो रहा है ना माइग्रेंट लेबर के साथ, ये गलत हो रहा है। तो 1921 को ये जो सिस्टम है इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन का, इससे ख़त्म कर दिया गया। डेट याद रखना कि कब ख़त्म हुआ, एंड छोटे मोटे जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताया वो चीज़ याद रखना। ये जो टॉपिक है इसके ऊपर चांसेस है कि MCQ ज़्यादा पूछा जाए, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में छोटी छोटी चीज़ों को बताया तुम्हें। अभी देखो, ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ ना सारे लोगों को बस गुलामी बना के रखे हुए थे। लाइक कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से आंखें मिला के चलने का हिम्मत दिखाया। उनमें से कुछ थे जो इंडिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स। इससे जो हमारा अगला टॉपिक है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। देखो इसमें क्या है, जो इंडिया के अंदर में छोटे मोटे फार्मर्स थे ना, वो जो अपना सामान यूरोप में बेचते थे उसके लिए उन्हें फंड चाहिए था, पैसा चाहिए होता था, क्योंकि यहाँ से सामान यूरोप लेके जाने के लिए हवा में तो पहुँच नहीं जाएगा भाई, फंड चाहिए, राइट। तो ये फंड प्रोवाइड करते थे ये इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ में देखो 2 ग्रुप ऑफ ट्रेडर एंड बैंकर्स का नाम आता है, शिकारीपुरी शेरप एंड नट्टू कोटारी चेटियास। ये 2 ग्रुप ऑफ बैंकर और ट्रेडर्स थे। इंसानों का नाम नहीं है, बैंकर्स और ट्रेडर्स का नाम है। और नाम भी भाई प्रोनाउंस करने में ना भाई फट जाता है सही में। बट चिंता मत करना, मोस्ट प्रोबेबली ये MCQ टाइप में आने का चांसेस है, या फिर अगर क्वेश्चन आता भी है तो क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। और अगर गलती से किस्मत अच्छा नहीं रहता है और तुम्हें पूछ दिया जाए कि बताओ इनका स्पेलिंग ही बता दो, फिर तो तुम्हारा फट जाएगा और तुम, एंड मोस्ट प्रोबेबली इसके लिए तुम्हें थोड़ा स्पेलिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड प्रोनाउंसिएशन तो भाई साहब अल्लाह जाने उसका क्या होगा। खैर फिलहाल मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये जो ग्रुप ऑफ बैंकर्स और ट्रेडर्स थे, शिकारीपुरी शेरप एंड नट्टू कोटारी चेटियास, ये लोग क्या करते थे, जो भी छोटे मोटे फार्मर्स थे ना इंडिया का, उनका सामान को इंडिया से यूरोप तक पहुंचाने का जो फंड होता है ना, पैसा चाहिए होता था ना, वो प्रोवाइड करते थे। या तो वो अपने पैसे से फंड को प्रोवाइड करते थे या फिर यूरोपियन बैंक से उधार लेके। इनके पास अपना ही एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था मनी ट्रांसफ़र करने का, जिससे कि स्मॉल फार्मर्स को काफ़ी मदद मिला है। और फिर देखो जो हमारे हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स थे ना, इन्होंने तो भाई साहब एक लेवल और ऊपर जाके काम किया। जहाँ तक यूरोपियन कॉलोनीज नहीं था ना, वहाँ भी जाके इन्होंने व्यापार किया, ट्रेड किया और क्या कहे यार, अपना देश का नाम रोशन किया। तो बेसिकली हमें तुम्हें नाम के ऊपर एम्फसाइज देना है कि ये जो शिकारीपुरी शेरप एंड नट्टू कोटारी चेटियास, ये लोग कौन थे, ट्रेडर और बैंकर्स थे। और फिर ये जो हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स थे, ये लोग भी एक तरीके से इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर में से एक थे, ठीक है। अभी जो अगला टॉपिक है इंडियन ट्रेड, कॉलोनाइजेशन एंड ग्लोबल सिस्टम, ये तुम्हें बताएगा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने पहले हमें गुलाम बनाया, फिर हमें लूटा और बर्बाद किया। देखो तुम्हें ये पता है कि पहले समय में हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। दुनिया में हम अपने कपड़े बेचते थे। इसी तरीके से यूरोप के अंदर भी हमारा जो कॉटन प्रोडक्ट था वो एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। बट जैसे हम कॉलोनाइज होते हैं और यूरोप इंडस्ट्रियलाइज होता है, ये चीज़ें ना एकदम बदल जाता है। 3 ऐसा इवेंट होता है। पहला क्या होता है, हमारा जो कॉटन प्रोडक्ट है वो यूरोप या फिर ब्रिटेन में जाने से रोक दिया जाता था। कैसे? टैरिफ को इम्पोज करके। अब तुम्हें लग रहा हो कि ये टैरिफ क्या है। जब एक कंट्री से दूसरा कंट्री कोई सामान जाता है ना, तो उसके ऊपर लगाया जाता है टैक्स, और इसी टैक्स को कहता है टैरिफ। तो अंग्रेज इतना टैक्स लगाते थे हमारे सामान के ऊपर कि वो अंग्रेजों के मार्केट पे जाके बिकने लायक होता ही नहीं था, बहुत महंगा होता था। और तुम्हें पता है महंगा सामान कहीं नहीं बिकता है। तो इस तरीके से हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पहले बर्बाद होता है। और दूसरा क्या चीज़ होता है, अब हमारा कच्चा सामान उधर जा रहा था। जहाँ पहले फाइनल प्रोडक्ट जाता था, अब कच्चा सामान जाता था, जैसे कि रॉ कॉटन, इंडिगो एंड ओपियम, ठीक है। और आखिरी चीज़ जो होता था, वो जो इंडस्ट्री में जो मशीन से बनाया हुआ कपड़ा जो होता था, सस्ता होता था, टिकाऊ होता था, वो चीज़ें इंडिया में डंप कर दिया जाता था। अब इससे 2 चीज़ होता है। देखो, पहला तो हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो जाता है, लिटरली बर्बाद ही हो जाता है, क्योंकि अब हमारा सामान इंटरनेशनली बिकता नहीं था, तो बर्बाद तो होना ही था ना भाई। देखो कैसे होता है। अभी जो 1800 का समय था, इस समय हमारा जो टेक्सटाइल का शेयर था ना, वो 30% था। यानी कि देखो, हम जो वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते थे ना, उसमें से 30% जो पैसा है वो ओनली एंड ओनली टेक्सटाइल से आता था। बट देखो ये चीज़ कैसे घटता है। 1815 में ये जो परसेंटेज है ना, ये 30 से सीधा आता है गिर के 15% पे, मतलब आधा से ज़्यादा कम जाता है। एंड देन लेटर ना क्या होता है, ये 3% तक पहुँच जाता है। लिटरली तुम देख रहे हो इंडिया के टेक्सटाइल को इन्होंने खोखला कर दिया, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या होता है, कच्चे सामान मैंने बताया, इसका परसेंटेज बढ़ने लगेगा। वो लोग अभी हमारा कच्चा सामान, सस्ता सामान मंगवाने लगते हैं। इंडिया से जो कच्चा सामान यूरोप जाता था या फिर दुनिया भर में जाता था, उसका परसेंटेज था 5%।
जो कि बढ़ के 35% हो जाता है 1872 को। तो इससे तुम एक क्लियरली बात समझ पा रहे हो, इंडिया का सस्ता सामान अब उधर जा रहा था और फिर वो सामान इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से बन के एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था और वो महंगा बन रहा था, जो कि फिर हमारे ही मार्केट पे आके बिक रहा था। लाइक एग्जाम्पल के लिए जो कच्चा कॉटन है सस्ते दाम से इंडिया से खरीद के लेके जाया जाता था उधर, फिर उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा कपड़ा बना के महंगे दाम पे इंडिया पे बेचा जाता था। इससे एक चीज़ हो रहा है, देखो उन्हें ट्रेड करते हुए इंडिया के साथ फ़ायदा हो रहा है, और इस चीज़ को ना इकोनॉमिक टर्म पे कहता है ट्रेड सरप्लस। यानी कि जब दो कंट्री ट्रेड करते हैं तो किसी एक कंट्री को फ़ायदा होता है और उस फायदे को कहते हैं इकोनॉमिक टर्म पे ट्रेड सरप्लस। तो इससे अब एक सवाल बनता है कि अंग्रेज ना हमसे जो ट्रेड करते थे और जो ट्रेड सरप्लस यानी कि जो ट्रेड से फ़ायदा होता था ना, उसका वो करते क्या थे? तो पहला चीज़ ये करते थे, हमें लूट के हमसे ट्रेड सरप्लस करके वो जो बाकी कंट्रीज़ के साथ जो घाटा होता था ना उसे बैलेंस करते थे। अब दूसरा चीज़, वो मानते थे कि वो ना हमारे ऊपर रूल करके एहसान कर रहे, हमें डेवलप कर रहे, हमें सिविलाइज कर रहे, तो इसके लिए हमें कुछ उन्हें देना चाहिए। तो क्या देंगे? होम चार्जेस, यानी कि वो जो काम करते हैं उसका खर्चा पानी निकालते थे वो, ठीक है। लाइक जो उनका सोल्जर्स था, उनका जो पेंशन एंड सैलरीज टाइप का चीज़ था वो हो जाता था। फिर यार इंडिया के नाम पे उधारी लिया जाता था। आई डोंट नो उस उधारी का क्या करते थे, बट उस उधारी पे जो इंटरेस्ट लगता था वो भी इस पैसे से चुकाया जाता था। ठीक है यार, बहुत अच्छा कर रहे थे हमारे साथ, एंड दैट्स हाउ यू आर एक्सप्लॉइट अस। अब हम इस चैप्टर के उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहां हमने कंप्लीट कर लिया है जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स 19th सेंचुरी पे हुआ। हमने दुनिया को कॉलोनाइज होते हुए देखा और यूरोप को इंडस्ट्रियलाइज होते हुए देखा, और साथ ही साथ हमने अमेरिका को कॉलोनाइज होते हुए देखा, अफ्रीका को कॉलोनाइज होते हुए देखा और इंडिया को भी कॉलोनाइज होते हुए देखा। बट अब हमें आगे बढ़ना है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंटर वॉर इकोनॉमी। अब इसके अंदर में दो बड़े इवेंट होता है, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 से। अब तुम्हें कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि ये लड़ाई लड़ा गया था एलाइट पावर और सेंट्रल पावर के बीच। एलाइट पावर्स के अंदर में जो कंट्रीज थे लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए, और सेंट्रल पावर में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर। क्वेश्चन आ सकता है कि ऑटोमन एम्पायर कौन है? तो टर्की को ही पहले समय में ऑटोमन एम्पायर कहते थे। एंड देन ये लड़ाई कितने सालों के लिए लड़ा गया था? 4 सालों के लिए, फ्रॉम 1914 से लेकर 1918 तक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कहते हैं फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। अब इसके ऊपर सीबीएसई वाले चच्चा हमारे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कहते हैं द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। देखते हैं अभी यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कहते हैं। पहला चीज़ तो देखो, जितने भी कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था वो सारे ही इंडस्ट्रियल नेशन थे। इसके वजह से उन्होंने जो भी लड़ाई में वेपन्स इस्तेमाल किया था ना वो भी एडवांस लेवल का था, लाइक मशीन गन्स, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, ये सारी चीज़ें लार्ज स्केल पे इस्तेमाल किया गया था। अब इसके वजह से वॉर में जो डिस्ट्रक्शन और डेथ होता है ना वो भी बड़े अमाउंट पे होता है। लाइक लिटरली 9 मिलियन लोग मरते हैं और 20 मिलियन लोग इंजर्ड हो जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और जो भी इवेंट्स हुआ था ना वो यार आज से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना लार्ज स्केल पे लोग मरेंगे, इतने लार्ज स्केल पे वॉर को पार्टिसिपेट करेंगे कंट्रीज। दैट इज़ अनथिंकेबल। एक कंट्रीज़ के बीच वॉर हो गया वो अलग बात है, बट यहाँ वर्ल्ड वॉर हो रहा था जहाँ पूरा दुनिया ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा था। अब जो आगे हमारे सामने सवाल आता है कि वर्ल्ड वॉर 1 का क्या इम्पैक्ट पड़ता है दुनिया भर में। तो यूरोप के अंदर में इतने लोग मरे और इंजर्ड हुए तो वहाँ का जो एबल्ड बॉडी वर्कफोर्स था ना, यानी वो लोग जो काम करने लायक थे, उनका जो नंबर है वो घट चुका था। अब जब काम करने वाले लोग ही नहीं होगा तो घर का हालत क्या होगा? बुरा होगा। यानी कि जो हाउस होल्ड इनकम है वो भी घटना शुरू हो गया। और अब इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी बदलाव आना शुरू हो गया। जो इंडस्ट्रीज़ पहले आम लोगों के लिए सामान बनाया करते थे अब वो सामान बना रहे वॉर के लिए, जो इंसानियत को बर्बाद कर सकता है। और इसके अलावा जो काम पहले मेंस किया करते थे उन्हें अब मजबूरन वुमेन्स को करना पड़ रहा है, क्योंकि यूरोप का हालत कुछ ऐसा था कि जितने भी मेंस थे या तो वो मर चुके थे या तो वो इंजर्ड थे। तो वहाँ की औरतों को मजबूरन वो काम करना पड़ रहा था जो पहले उनके हस्बैंड, भाई या बाप को करना पड़ता था। और आखिरी चीज़ देखो, वर्ल्ड वॉर 1 से अगर किसी को फ़ायदा हुआ था ना तो वो था यूएसए। ऐसा कंट्रीज जो पहले दुनिया से उधार लिया करता था आज वो दुनिया को ही उधार दे रहा है। समझ जाओ अब यूएसए का क्या पोजीशन वर्ल्ड के अंदर में होने वाला है। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जब यूएसए एक सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ता है। अब जो अगला टॉपिक है पोस्ट वॉर रिकवरी। अब देखो तुमने वर्ल्ड वॉर 1 देखा, उसका इम्पैक्ट देखा। अब
चीज़ें उसके बाद कैसा चल रहा था वो देखो। पहला चीज़, जो ब्रिटेन एक समय में एक डोमिनेंट पावर हुआ करता था, एक ऐसा कंट्री जिसने मतलब लगभग आधे दुनिया से ज़्यादा कोई कॉलोनाइज करके रखा था, उसका अब हालत बहुत बुरा होने लग गया। जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 पे बिजी था ना, कंट्रीज लाइक इंडिया एंड जापान ने अपने कंट्रीज पे इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। अब इसके वजह से जब वॉर ख़त्म होता है, ब्रिटेन आके देखता है कि ये दोनों कंट्रीज तो बदल चुके हैं। जहां अब इंडिया को कैप्चर करना, गुलाम बनाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब हमने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप करके अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट कर लिया था कि अंग्रेज़ों के ऊपर हम अब इतना डिपेंडेंट नहीं रहेंगे जो पहले थे। और उसके अलावा जापान ने तो पूरा कंपटीशन देना ही शुरू कर दिया वर्ल्ड मार्केट पे ब्रिटेन को। और तुम आगे देखोगे कि कैसे जापान ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि वर्ल्ड वॉर 2 में तो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया जर्मनी के साथ मिलके। अब दूसरा चीज़ ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट यूरोप के अंदर में बढ़ जाता है। क्यों? देखो वर्ल्ड वॉर 1 को जीतने के लिए जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने अंधा पैसा बहाया, जिसके वजह से यूरोप के अंदर में एक तरह का इकोनॉमिक बूम आया। यानी कि अब डिमांड बढ़ने लग गया, प्रोडक्शन बढ़ने लग गया और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गया। बट देखो जैसे लड़ाई खत्म होता है ना, ये सारी चीज़ें उल्टा हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद यूरोप के अंदर में एक तरीके का रिसेशन आता है, जिसके अंदर में डिमांड घटना शुरू हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। देखो इस लॉजिक को मैं बहुत ही सिंपली समझाता हूँ तुम्हें, जो मेरे साथ रिसेंटली हुआ। दिवाली का मौसम था और दुर्गा पूजा भी चल रहा था, तो यार छोटे मोटे खर्चे धूमधाम कर रहा था मैं। बट रिसेंटली जब मैंने अपना एक पेमेंट करने के लिए गूगल पे का इस्तेमाल किया तो पेमेंट फेल हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ऐसा हुआ। तो जब मैंने बैलेंस चेक किया ना, तो वो बैलेंस बस 20 रुपया था। मतलब जब तुम एक समय में इतना पैसा खर्चा करोगे तो एक समय में आके तुम्हारा पैसा जो भी है वो चीज़ें तक कमेगा ना। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होता है। और आखिरी चीज़, एग्रीकल्चर के अंदर भी क्राइसिस आना शुरू हो जाता है। देखो ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जब वर्ल्ड वॉर 1 नहीं हुआ था ना, उससे पहले में यूरोप बहुत ही एक मेजर सप्लायर था व्हीट का। आज भी तुम देखो जो वर्ल्ड का जो मेजर व्हीट का सप्लायर है वो यूक्रेन और रशिया था। तो जब स्टार्टिंग में इन दोनों कंट्रीज़ के बीच वॉर चल रहा था ना, तो हमें देखने मिला था व्हीट का शॉर्टेज दुनिया भर में। वो अलग बात है कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ ने दुनिया को व्हीट सप्लाई करके मतलब इन चीज़ों को रोका है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ उस समय में भी हुआ था। यूरोप वॉर में बिजी हो गया, अब वो व्हीट सप्लाई नहीं कर पा रहा था दुनिया को। तो उस समय 3 कंट्रीज आए आगे, कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने वो जगह को फुलफिल किया जो जगह पहले यूरोप ने कब्जा करके रखा था। बट देखो क्या होता है, जैसे वॉर ख़त्म होता है, यूरोपियन कंट्रीज आते, अरे भाई साहब हमारा तो पूरा कमाई ये लोग खा रहे हैं। तो उन्होंने भी एकदम धमाधम प्रोडक्शन किया और वर्ल्ड मार्केट पे अपना व्हीट को लेके आ गए। अब इससे क्या होता है, देखो ओवर सप्लाई का प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब इधर से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भर के प्रोडक्शन करके इंटरनेशनल मार्केट पे लेके आ रहे हैं और वहाँ से यूरोप भी लेके आ रहा है। तो प्रॉब्लम होना था भाई। देखो सिंपल सा लॉजिक है, जब तुम किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर देते हो ना, तो उससे तुम्हारा वैल्यू गिरता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। कंपटीशन के चक्कर में इतना फूड ग्रेन्स मार्केट पे आ चुका था कि प्राइजेस घट गया था और जिसका नुकसान उठाना पड़ रहा था आम फार्मर्स को, चाहे वो यूरोप का हो या अमेरिका का हो या कनाडा का हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का हो। और इस चीज़ को एग्रीकल्चर क्राइसिस का नाम देने लगा फिर। ठीक है, अभी देखो वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुआ था, ये पता है तुम्हें। बट उसका जो रिकवरी प्रोसेस था, इसमें यूरोप बहुत ही स्लो था, वहीं पे अमेरिका बहुत ही तेज़ी से रिकवर कर रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका के अंदर में मास प्रोडक्शन एंड मास कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये कॉन्सेप्ट लाया था हेनरी फोर्ड ने। इसीलिए माना जाता है कि हेनरी फोर्ड जो है ये फादर है मास प्रोडक्शन का, कि कैसे मास लेवल पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये जो आइडिया था ये हेनरी फोर्ड का था। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ असेंबली लाइन प्रोडक्शन, तो वो भी हेनरी फोर्ड है। तो हेनरी फोर्ड को ये मास कंजम्पशन का आइडिया आया एक स्लॉटर्ड हाउस से। वहाँ में देखा उसने कि कन्वेयर बेल्ट, मतलब एक तरह का लाइन पे चीज़ें काट काट के आगे आगे जा रहा होता है और उस चीज़ को कहते हैं कन्वेयर बेल्ट। और ये जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं असेंबली लाइन प्रोडक्शन। मतलब एक लाइन पे चीज़ों को एक एक पार्ट जोड़ के कोई चीज़ को बनाया जाता था। लिटरली कार्स को भी उस समय इंस्पायर्ड होकर इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिया हेनरी फोर्ड ने। और इसके वजह से होता क्या है, सबसे पहला चीज़ तो अब बहुत ही जल्दी बन रहा था जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो, और दूसरा चीज़ बनाने में थोड़ा चीप हो रहा था अभी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि देखो जब मास स्केल पे कोई चीज़ बनता है ना, तो ऑब्वियस सा बात है तुम बहुत ज़्यादा चीज़ एक साथ बनाओगे तो सस्ता पड़ता है। ये तो एक सिंपल सा लॉजिक है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम था, देखो कन्वेयर बेल्ट के अंदर में लगातार कन्वेयर बेल्ट जो होता है घूमते रहता है
और लगातार एक के बाद एक पार्ट तुम्हें कार का लगाते रहना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ में वर्कर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। वो बिल्कुल ही मतलब अब पहले जैसा नहीं था कि अपने चिल से काम करे, सिस्टमेटिकली मशीनों की तरह, रोबोट्स की तरह उन्हें एक एक पुर्जे को एक एक समय पे जोड़ना पड़ता था, क्योंकि अगर तुमने नहीं जोड़ा तो गाड़ी आगे चला जाएगा और फिर तुम उस गाड़ी को प्रॉपरली असेंबल नहीं कर पाओगे। अब देखो ये एक नया चीज़ था, तो वहाँ के वर्कर्स इस चीज़ से खुश नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा वर्कर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, अभी जॉब क्विट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा कैपेसिटी लोड नहीं ले पा रहे थे वो लोग। तो हेनरी फोर्ड भी बहुत स्मार्ट था, तो उन्होंने क्या किया, जो वर्कर्स का सैलरी वो डबल कर दिया, और डबल करने के कारण अब प्रोडक्शन और भी ज़्यादा अमाउंट पे हो रहा था। और वहीं पे दो चीज़ें बच रहा था, समय और पैसा, हेनरी फोर्ड का। और मैंने ये जो तुम्हें बताया कि हेनरी फोर्ड ने अपने वर्कर्स का पैसा डबल कर दिया ताकि वो काम करे, इस चीज़ को कहते हैं बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन जो कि हेनरी फोर्ड ने लिया था। अगर एग्जाम में आ गया कि हेनरी फोर्ड ने मास प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए क्या किया था, उन्होंने ठीक है असेंबली लाइन प्रोडक्शन का आविष्कार किया, बट वर्कर्स को इनके लिए मनाया कैसे, तो उनका पैसा को डबल करके। और इस चीज़ को कहता है बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन टेकन बाय हेनरी फोर्ड। उन्होंने जो वर्कर्स का सैलरी वो $5 कर दिया। और आखिरी चीज़ देखो, ये जो मास प्रोडक्शन हुआ था ना, इससे जो पहला कार बन के आया था उस मॉडल का नाम था टी मॉडल। याद रखना, जो हेनरी फोर्ड का कंपनी है उन्होंने इस कार को बनाया था जिसका मॉडल नंबर था टी मॉडल, ठीक है। तो यही था बस मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट, जहाँ में असेंबली लाइन का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बहुत ही लार्ज लेवल पे लाया गया। अब ये चीज़ ना धीरे धीरे अमेरिका के अलग इंडस्ट्रीज़ में भी कॉपी होना शुरू हुआ, और साथ ही साथ यूरोपियंस ने भी इसे कॉपी किया। फिर एक सवाल है कि कैसे मास प्रोडक्शन से मास कंजम्पशन क्रिएट होता है। हाउ मास प्रोडक्शन लीड्स टू द मास कंजम्पशन। देखो, मास प्रोडक्शन के कारण दो चीज़ होता है, चीज़ें अब सस्ते दाम पे बन रहा था और लोगों का इनकम यानी कि जो वर्कर्स का इनकम बढ़ रहा था। अब इससे होता क्या है, मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स तो इंडस्ट्रीज पे काम कर रहे थे, राइट, यानी वो लेबर थे, तो आम लोगों का इनकम बढ़ रहा था। तो आम लोगों ने अब चीज़ें जैसे कि लाइक लग्जरी चीज़ों का डिमांड करना शुरू कर दिया, लाइक कार्स, वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें। और इन चीज़ों को फुलफिल करा गया एक पेमेंट सिस्टम से जिसे कहते हैं हायर्ड पेमेंट सिस्टम। ये बिल्कुल ही जो आज का EMI सिस्टम है, जहाँ तुम कोई चीज़ खरीदते हो और मंथली बेसिस पे पेमेंट करते हो, ऐसा ही कुछ था। और इसके साथ साथ ना अमेरिका के अंदर में हाउसेस का डिमांड भी बढ़ रहा था। देखो, मैंने बताया तुम्हें, आम लोगों का इनकम बढ़ रहा था। तो एज ए इंडिविजुअल जब भी हमारा इनकम बढ़ता है, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा घर हो, एक गाड़ी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो बेसिक चीज़ है ना। तो ये जो घर और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का जो बूम है ना, इसने अमेरिका के अंदर में प्रॉस्पेरिटी लाया, अमेरिका को डेवलप किया, और साथ ही साथ एक तरीके का साइकिल क्रिएट किया। देखो, बहुत ही सिंपल है, मास प्रोडक्शन के कारण लोगों को अब रोजगार मिलने लग गया, यानी कि मास प्रोडक्शन लीड्स टू हायर एम्प्लॉयमेंट। अब जब लोगों को रोजगार मिला तो उनका इनकम बढ़ा। अब जब इनकम बढ़ा तो वो लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया, और इस डिमांड को देखते हुए और लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया कि अब इन डिमांड को पूरा करने के लिए हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे हमें और प्रॉफिट होगा। और इस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और एम्प्लॉयमेंट लेके आता है और इनकम, और एक तरीके का साइकिल बनता है, ठीक है। बट देखो, तुम्हें लग रहा होगा इतना सही तो चल रहा है अमेरिका के साथ। ये जो मास प्रोडक्शन और मास कंजम्पशन है, यही कारण बनता है आगे जाके ग्रेट डिप्रेशन का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्या मैं अमेरिका से जलता हूँ? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, ये जो ग्रोथ अमेरिका बहुत ही जल्दी जल्दी पा रहा था ना, ये आर्टिफिशियल ग्रोथ था। लोन के दम पे ये ग्रोथ को पाया जा रहा था। लोगों का इनकम बढ़ रहा था, तो गवर्नमेंट को लगा कि ये तो अगर हम इन्हें लोन देते ये चुका ही देंगे, तो अंधा पैसा बांटा गया लोगों के बीच। बट देखो आगे क्या होता है, लोन चुकाने नहीं सकता लोग, और ग्रेट डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। तो अब हम बढ़ते हैं द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। देखो, दो चीज़ें जान लो। पहला है क्या होता है डिप्रेशन और क्या होता है बूम। तो जब इकोनॉमी के अंदर में बूम आता है तो चार चीज़ें बढ़ता है। पहला क्या, प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ता है और ट्रेड बढ़ता है। और इसका एकदम अपोजिट, जब कंट्री के अंदर में डिप्रेशन आता है तो ये चारों चीज़ें घटता है। पहले प्रोडक्शन घटेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट घटेगा, फिर इनकम घटेगा, और आखिर में ट्रेड भी नहीं होगा। बट देखो, इतना आसान नहीं है ग्रेट डिप्रेशन को समझना, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ग्रेट डिप्रेशन पर्टिकुलरली इस चीज़ की वजह से हुआ, ऐसा तुम नहीं कह सकते। ये एक चेन इफेक्ट था। एक चीज़ होता है, उसके कारण फिर दूसरा चीज़ होता है, फिर उसके कारण तीसरा चीज़ होता है, और ऐसे होते होते फाइनली जाके ग्रेट डिप्रेशन आता है वर्ल्ड के अंदर में। अब ग्रेट डिप्रेशन पूरी तरीके से हमें दिख रहा था 1929 को, बट इस ग्रेट डिप्रेशन का जो कारण है वो बहुत ही पहले से स्टार्ट होता है। तो देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स के कारण ग्रेट डिप्रेशन हुआ। पहला तो देखो, एग्रीकल्चर के अंदर में ओवर प्रोडक्शन होता है। हमने थोड़े पहले पढ़ा था
कि एक तरफ था यूरोप जो अपना प्रोडक्शन को बढ़ा देता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, और दूसरी तरफ था अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने वर्ल्ड वॉर में जब यूरोप प्रोडक्शन नहीं कर रहा था तो इन्होंने भी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। अब जब दोनों तरफ से प्रोडक्शन बढ़ता है तो इससे एक ही चीज़ होता है यार, फूड ग्रेन्स का प्राइसेस कमता है, और जिसका नतीजा या फिर तुम कह लो भुगतान करना पड़ता है आम फार्मर्स को, राइट। अब देखो फिर इस एग्रीकल्चर क्राइसिस को देखते हुए अमेरिका ने अब लोन देना बंद कर दिया। जहाँ पहले अमेरिका से ना उधारी लेना बहुत ही आसान होता था, बट अब अमेरिका डर गया कि देखो मुझे नहीं लगता इकोनॉमी जो है वर्ल्ड का वो सही चल रहा है, तो उन्होंने उधारी देना बंद कर दिया। अब इसके कारण जो कंट्रीज़ अमेरिका के उधारी के ऊपर जी रहे थे, जैसे कि देखो जो जर्मनी था ना वो वर्ल्ड वॉर 1 हारता है और उसका कंडीशन इतना बुरा हो जाता है कि वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है अमेरिका के लोन के ऊपर, कि अमेरिका लोन दे के उनका जो इकोनॉमी है उसे रिवाइव कर रहा था। बट क्योंकि अमेरिका ने लोन देना बंद कर दिया था तो इस तरीके का इकोनॉमी को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा था। और आगे जाके तुम देखोगे कि इस कारण की वजह से ही वर्ल्ड वॉर 2 का शुरुआत होता है, क्योंकि उधार नहीं मिलने के कारण जर्मनी के अंदर में इकोनॉमी कंडीशन और भी बदतर होते गया, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया फिर हिटलर ने आम लोगों के बीच मतलब एक नफ़रत फैलाया पूरे यूरोप के खिलाफ, और फिर होता है वर्ल्ड वॉर 2। फिर जो तीसरा रीज़न है, जब अमेरिका ने देखा कि वर्ल्ड का इकोनॉमी जो है इसके अंदर में डिप्रेशन लाइक सिचुएशन आ रहा था, तो इससे बचाने के लिए अपने इकोनॉमी को उन्होंने क्या कर दिया, बाहर से जो भी सामान अमेरिका में आता था ना उनके ऊपर टैरिफ्स डबल कर दिया। और यहाँ तक तो सिचुएशन ठीक था। तुम्हें पता है अमेरिका जो भी करता है वर्ल्ड उसे कॉपी करता है, तो क्योंकि अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी एक दूसरे के ऊपर और अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब इससे होता क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो बंद पड़ जाता है। और तुम्हें पता है अगर इंटरनेशनल ट्रेड ही बंद हो जाएगा तो यार वर्ल्ड इकोनॉमी का हालत तो बहुत गंदा होने लगेगा। और इसमें से सोने का सुहागा क्या होता है पता है, जो मैंने बताया था तुम्हें कि मास प्रोडक्शन और मास कंजम्पशन ही सबसे बड़ा रीजन बनता है द ग्रेट डिप्रेशन का, वो यहाँ देखने मिलता है। जो यूएस का पूरा बैंकिंग सिस्टम है ये कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि उन्होंने जब मास कंजम्पशन और मास प्रोडक्शन का जो सीन था ना उस समय अंधा पैसा दिया था अमेरिका के आम लोगों को, बट अब वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे थे। तो जब सबसे पहले अमेरिकन बैंक्स ने उनके आम लोगों को लोन नहीं दिया तो इससे बिजनेसेस बर्बाद होने लग गया, कोलैप्स होने लग गया। और जब बिजनेसेस कोलैप्स हुआ तो आम लोगों का जो है जॉब भी उनसे छीन गया, और जब जॉब छीन जाएगा तो तुम जो उधारी पे पैसा लिए हो वो बैंक्स को कैसे वापस करोगे। तो अल्टीमेटली ये भी एक साइकिल बन के जो यूएस का बैंकिंग सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है। और आखिरी चीज़ जो होता है जिसने क्या कहते हैं उससे ग्रेट डिप्रेशन को मतलब घी में आग डालने का काम किया, कि यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो भी कोलैप्स कर जाता है। इतना ज़्यादा इवेंट होता है जिससे कि पूरा यूएस हिल चुका था, तो अब स्टॉक मार्केट भी तो कोलैप्स करना था ना। तो 1929 को यूएस का स्टॉक मार्केट कोलैप्स होता है एंड देन फाइनली ऑफिशियली द ग्रेट डिप्रेशन का जो एरा है इसका शुरुआत होता है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि ग्रेट डिप्रेशन से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो इंडिया के ऊपर 3 तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है ग्रेट डिप्रेशन के कारण। पहला है कि इंडिया के ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, दूसरा इंडिया के गांव पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि इंडिया के रूरल एरियाज में क्या इम्पैक्ट पड़ा, और आखिर इंडिया के अर्बन एरियाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर मैं इंडिया का ट्रेड का बात करूँ तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही आधा हो जाता है 1928 से लेकर 1934 का जो समय था इस बीच। और फिर जो इंटरनेशनल प्राइस जो घटा था ना इसके कारण जो व्हीट का प्राइस है ये भी 50% गिर जाता है। ये जो समय था 1928 से लेके 34 के बीच। ये तो था ट्रेड के बारे में। फिर जो बात रहा कि ग्रेट डिप्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है रूरल एरियाज पे, देखो इंटरनेशनली एग्रीकल्चर को लेके क्राइसिस चल रहा था और इसके कारण इंडिया में भी एग्रीकल्चरल जो प्राइसेस है वो घटा हुआ था, जिसके वजह से अब इंडियन फार्मर्स का जो इनकम था वो कम गया था। बट इससे अंग्रेजों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्होंने जो डिमांड था फार्मर्स का कि जो रेवेन्यू का शेयर है उसे थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाए, इसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। अब जो फार्मर्स पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे एक्सपोर्ट जो करते थे बाहर में, उनका हालत बहुत ही ख़राब हुआ। स्पेशली जो जूट का एक्सपोर्ट करते थे फार्मर्स बाहर कंट्रीज़ में, स्पेशली जो ब्रिटेन में, उनका हालत इतना ख़राब हो गया कि अब वो अपना सेविंग्स को, अपने ज़मीनों को, अपने ज्वेलरीज़ को बेच के अपना जो भी एक्सपेंसेस है उसे पूरा कर रहे थे। तो इसी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि क्या रोल था इंडिया के गोल्ड का वर्ल्ड का जो डिप्रेशन है इसके रिकवरी में। तो देखो ऐसा देखा गया ये जो डिप्रेशन का समय था ना, इस वक्त इंडिया का जो एक्सपोर्ट है गोल्ड का
ये बहुत ही बढ़ गया था। और इसी समय एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड केन्स, इन्होंने इंडिया के गोल्ड के बारे में कुछ कहा कि जो इंडिया का गोल्ड है ना, इसका जो एक्सपोर्ट है ये क्या कर रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवर करने में मदद कर रहा है। और बहुत ही स्पेसिफिकली कहो तो ये सबसे ज़्यादा मदद कर रहा था ब्रिटेन को, क्योंकि उस समय हम कॉलोनीज थे ब्रिटेन के। तो जो भी फार्मर्स थे ना, वो प्रॉब्लम से निकलने के लिए अपने आप को गोल्ड्स को बेच रहे थे। अभी ये गोल्ड्स किसके हाथ में जा रहा था, अंग्रेजों के हाथ में, राइट। तो इससे अंग्रेजों का जो इकोनॉमी है वो तो रिवाइव हो रहा था, बट इससे हम फार्मर्स को बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि जितना प्राइस मिलना चाहिए गोल्ड का उतना नहीं दे रहे थे अंग्रेज। आखिरी इम्पैक्ट जो होता है वो है रूरल एरियाज में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, द ग्रेट डिप्रेशन का। तो देखो ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं था, क्योंकि जैसे प्राइसेस घटता है ना तो उल्टा अर्बन एरियाज़ के लोगों को फ़ायदा होता है इससे, क्योंकि अब उन्हें चीज़ें सस्ते दाम पे मिलता है, जबकि उनका जो इनकम है वो तो फिक्स है। ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में लोग जो काम करते थे वो गवर्नमेंट जॉब वाले थे या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, राइट। और फिर उस समय इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनके प्रेशर में आके अंग्रेज मजबूर हो गए कि इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ है उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जो गिना चुना इंडस्ट्रीज़ था अगर वो भी ग्रेट डिप्रेशन के कारण बर्बाद हो गया ना तो इंडिया का हालत और बुरा हो सकता था। तो इस चीज़ से देखो अर्बन एरियाज़ में ना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ता नहीं है ग्रेट डिप्रेशन का, बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है गाँव में। इतना बुरा इम्पैक्ट होता है हमारे गाँव पे कि जो फार्मर्स थे उन्हें अपना सेविंग्स, घर, गोल्ड सब बिक्री करना पड़ गया, और इस गोल्ड से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ अंग्रेज़ों को और वर्ल्ड इकोनॉमी को रिवाइव करने में। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ किसने कहा था कि इंडिया का जो गोल्ड है इसने वर्ल्ड का इकोनॉमी को रिवाइव करने में मदद किया, जॉन मेनार्ड केन्स। सो नाउ हमने कंप्लीट कर लिया है वर्ल्ड वॉर 1 एंड द ग्रेट डिप्रेशन को। अब हम समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ था और इस वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से दुनिया में क्या चेंजेस आया। तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक्स तो वर्ल्ड वॉर 2 का पता होगा ही कि ये लड़ाई लड़ा गया था 6 सालों के लिए, फ्रॉम 1939 से लेके 1945 तक। और इस लड़ाई में 2 पावर्स थे, एक्सिस पावर और एलाइड पावर्स। एक्सिस पावर के अंदर में नाजी जर्मनी, जापान और इटली था, और वहीं पे एलाइड पावर्स के अंदर में था ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएसए। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना बस 9 मिलियन लोग मरे थे, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 60 मिलियन लोग मरते हैं। लिटरली देख रहे हो कितना बड़ा स्केल पे लोग मरते हैं, ठीक है। लगभग वर्ल्ड का जो 3% पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो जाता है। और इस लड़ाई को सबसे गंदा लड़ाई कहा जाता है ह्यूमन हिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ जितने लोग जंग में नहीं मरे ना उससे ज़्यादा लोग तो बाहर ही मर गए, अपने घर में रह के मर गए। और इसका एक कारण है हिटलर। हिटलर के अंदर में इंसानियत नाम का कोई चीज़ था नहीं, उसने आम जनता के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर भी अटैक करके लाखों लोगों को मारा। बट एट द एंड जर्मनी हार जाता है, एलाइड पावर हमेशा की तरह फिर से जीत जाता है वर्ल्ड वॉर 2 भी, जैसे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 को जीता था। और इसके बाद दुनिया को मिलता है 2 सुपर पावर, पहला था यूएस और दूसरा था यूएसएसआर, जो कि प्रेजेंट डे में रशिया है। बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है यार, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 होने के कारण 2 की लेसन्स पूरी दुनिया को पता चलता है। पहला चीज़ देखो, एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी जहाँ में मास प्रोडक्शन होता है उसे मास कंजम्पशन का भी ज़रूरत है। ऑब्वियस सा बात है, अगर तुम इतना सामान प्रोड्यूस कर रहे हो और उसे कंज्यूम करने वाले लोग नहीं है तो फिर इंडस्ट्री टिक ही नहीं पाएगा, राइट। तो अगर कंट्रीज़ को मास कंजम्पशन क्रिएट करना था तो उसके लिए 2 चीज़ चाहिए। पहला तो एक स्टेबल इनकम हो लोगों का, और दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट हो इकोनॉमी के अंदर में। क्योंकि अगर इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा, तो वो कंज्यूम कैसे करेंगे, और कंज्यूम नहीं करेंगे तो जो भी प्रोड्यूस हो रहा है मास स्केल पे वो तो ऐसे रह जाएगा, राइट। पहला लेसन। फिर जो दूसरा लेसन था कि अगर किसी कंट्री को फुल एम्प्लॉयमेंट अपने कंट्री पे बनाए रखना है ना, तो उसे पूरी तरीके से कंट्रोल होना पड़ेगा अपने जो भी कंट्री के अंदर में सामान आ रहा है या फिर लेबर आ रहा है या फिर कैपिटल आ रहा है उसका, ठीक है। ये 2 चीज़ अगर होता है तो वो कंट्री मॉडर्न वर्ल्ड में सस्टेन कर पाएगा। तो मोटा मोटी मैं तुम्हें इतना बताना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 से लोगों को या फिर कंट्रीज़ को ये सीख मिलता है कि हमें एक ऐसा कंट्री चाहिए जहाँ में इकोनॉमी स्टेबल हो और फुल एम्प्लॉयमेंट हो। और इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए जुलाई 1944 को अमेरिका के अंदर में कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम है ब्रिटेन हुड कॉन्फ्रेंस, और इसके अंदर में 2 ब्रिटेन हुड इंस्टीट्यूट को बनाया जाता है।
पहला था IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका काम होगा उधार देना लेना लेके, और दूसरा था वर्ल्ड बैंक, जिसका नाम पहले था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका मेन काम होगा जो भी वॉर में बर्बादी हुआ था उसको रिकंस्ट्रक्ट करना और डेवलपमेंट करने के लिए कंट्रीज़ को लोन देना। अब एक छोटा सा चीज़ जो तुम्हें जानना चाहिए, एग्ज़ाम में तुम्हें कन्फ्यूज़ कर सकता है ये चीज़, ये जो दो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूट बना था, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन्हें बनाया तो गया था, इस्टेब्लिश तो कराया गया था 1944 को, बट ये दो इंस्टीट्यूट अपना ऑपरेशंस यानी कि अपना काम स्टार्ट करता है 1947 से। और एक आखिरी चीज़, अमेरिका उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग था और साथ ही साथ अमेरिका का करेंसी US डॉलर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम के अंदर ही कंट्रीज ने डिसाइड किया कि अब हम जब इंटरनेशनली आपस में ट्रेड करेंगे तो हम बस US करेंसी का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि US डॉलर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए US डॉलर को गोल्ड के साथ फिक्स कर दिया गया। और इस प्रोसेस को कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। जो वैल्यू था ना US डॉलर का कि $33 US दे के तुम 1 आउंस गोल्ड ले सकते हो। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी छोटा सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। हाँ, एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, यानी कि जो वॉर ख़त्म होता है ना उसके बाद का जो समय था ना, शुरुआती समय, वो कैसा था। देखो, जो दो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूट थे, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जो ट्रेड और इनकम था वेस्टर्न नेशन का और जापान का, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा था। और इस चीज़ का हमें सिंपली पता चलता है जब हम वर्ल्ड ट्रेड को देखते हैं, जो कि 8% से एनुअली ग्रो कर रहा था फ्रॉम 1950 टू 1970s का जो समय था उस बीच। और जो इनकम है वो भी ग्रो कर रहा था लगभग 5% के आसपास से। और इस बार जो ग्रोथ था ना, ये स्टेबल ग्रोथ था, ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा था, ये एक स्टेबल ग्रोथ था, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी अब रिड्यूस हो गए 5% से भी कम रह गया था। तो कुल मिला के इस टॉपिक में यही कहा गया, जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूट बना था ना, उसने शुरुआती दौर पे तो अपना काम दिखाया। मैं क्यों कह रहा हूँ कि शुरुआती दौर पे इसने अपना काम दिखाया, क्योंकि देखो आगे जाके ना ये दोनों इंस्टीट्यूट फेलियर साबित होगा, जिसके लिए हम अगला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। देखो वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद जो भी कॉलोनीज थे ना एशिया और अफ्रीका के, उन्हें मिलता है आज़ादी। बट देखो, उन्हें आज़ादी के साथ एक ऐसा कंट्री मिलता है जो बहुत ही गरीब था, जहाँ में रिसोर्सेज का कमी था और जिसका इकोनॉमी और सोसाइटी हैंडीकेप्ड कर दिया गया था जो कॉलोनियल रूलर्स था उनके द्वारा। और इनका जो इतना बुरा कंडीशन था, इनके ऊपर जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूट था, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इन दो इंस्टीट्यूट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि ये फंड प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे ओनली एंड ओनली इंडस्ट्रियल नेशंस को, ना कि डेवलपिंग नेशंस को। ठीक है, तो उन्होंने तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया ये नए नए जितने भी कॉलोनीज आज़ाद हुए थे अब, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को। बट देखो, यूरोप एंड जापान अपने इकोनॉमीज़ को धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, और जैसे बिल्ड होता है तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक का जो इम्पोर्टेंस है ये इनके लिए कम हो जाता है अब। तो अब मजबूरन, क्योंकि अब यूरोप और जापान को इन दोनों इंस्टीट्यूट का कोई ज़रूरत था नहीं, तो ये अपना जो अटेंशन है वो शिफ्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की ओर। बट बहुत देर हो चुका था, सही में ये चीज़ पहले होता तो सही था, क्योंकि अब वो दौर आ चुका था जब डेवलपिंग नेशंस कुछ अलग ही डिमांड कर रहे थे, जिसके लिए हमें अगला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि ये नियो क्या होता है और डेवलपिंग नेशंस नियो का क्यों डिमांड कर रहे थे, जबकि IMF एंड वर्ल्ड बैंक तो था ना। देखो, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थे जिन्होंने अभी अभी इंडिपेंडेंस पाया था, उनके पास अपना रिसोर्सेज का फुल कंट्रोल नहीं था, इनडायरेक्टली सही, बट ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूट थे ये इन कंट्रीज़ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें कंट्रोल कर रहा था अपने फ़ायदे के लिए, राइट। तो इसी से जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थे वो नाराज़ थे, तो उन्होंने इकट्ठा आके एक ग्रुप बनाया, ग्रुप ऑफ 77, या फिर तुम कह सकते हो G77। ठीक है, इसके अंदर में उन्होंने डिमांड किया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, जिसे तुम नियो कहते हो। ये सिस्टम सिंपली ये कहता है कि डेवलपिंग नेशंस को अपने रिसोर्सेज पे फुल कंट्रोल होना चाहिए, कोई भी बाहर का फॉरेन पावर इन्हें डोमिनेट नहीं कर सकता। और दूसरा चीज़, इन कंट्रीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए डेवलप कंट्रीज़ को डेवलपमेंटल असिस्टेंस देना चाहिए, यानी कि फ़ंड प्रोवाइड करना चाहिए। और आखिरी चीज़ देखो, डेवलपिंग कंट्रीज़ को चाहिए था बेटर एक्सेस डेवलप कंट्री का मार्केट का। जो भी सामान डेवलपिंग कंट्रीज़ में बनता था वो सस्ते दाम पे बिना टैरिफ लगे डेवलप कंट्रीज़ में बिके, ये चाहते थे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थे।
एंड देन हम आ चुके इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि इतना लंबा चैप्टर है, एक तरीके से मेरे लिए एक मेंटल टॉर्चर था, बट फाइनली मैं शायद इस चैप्टर को अब ख़त्म करने वाला हूँ। आखिरी टॉपिक, फैक्टर दैट लीड टू द एंड ऑफ ब्रिटेनहुड सिस्टम एंड बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, देखो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के कारण जो यूएस करेंसी था, यूएस डॉलर था, उसने अपना जो एक ग्लोबल पोजीशन था ना, पावरफुल करेंसी होने का, वो खो दिया था, जिसके वजह से जो अब एक्सचेंज रेट सिस्टम है ना, उसके अंदर भी बदलाव आता है। मैं तुम्हें 2 मिनट लेके एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है वो समझाना चाहूँगा। जब कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं ना, तो जो करेंसी है उसका जो एक्सचेंज करते हैं ना, दैट्स कॉल्ड एक्सचेंज रेट। तो पहले क्या होता था कि एक ही करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, यूएस डॉलर, और इस सिस्टम को कहते थे फिक्स एक्सचेंज रेट, क्योंकि यूएस डॉलर को फिक्स कर दिया गया था गोल्ड के साथ। अब इस सिस्टम को हटा के एक नया सिस्टम लाया गया जिसे कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंदर अब क्या होगा, जितने भी कंट्रीज हैं उनका करेंसी जो है वो गोल्ड के बेसिस पे नहीं हम मापेंगे, हम किसी भी कंट्री का जो करेंसी है उसे मेज़र करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में उस करेंसी का कितना डिमांड है। जिस कंट्री का ज़्यादा डिमांड होगा उसका वैल्यू भी ज़्यादा होगा, और जिस कंट्री का करेंसी का डिमांड कम होगा उसका वैल्यू भी कम होगा। सिंपली दैट्स द थिंग इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब मैंने तुम्हें ये बता दिया कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम आता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को हटा के। ठीक है, दूसरा ये चीज़ होता है कि अब जो डेवलपिंग नेशंस थे ना, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, ब्रिटेनहुड इंस्टीट्यूट, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इनसे लोन लेना बंद करके वो लोग चले गए यूरोपियन बैंक्स के पास और प्राइवेट लेंडर्स के पास लोन लेने के लिए, और जिसके वजह से प्रॉब्लम अल्टीमेटली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही हुआ। बट ये चीज़ जो है दिखाता है कि जब एक इंस्टीट्यूट है IMF एंड वर्ल्ड बैंक, उनके रहते हुए भी कंट्रीज़ दूसरों के पास क्यों जा रहा है, कुछ तो कमियां होगा ना इन इंस्टीट्यूट पे। तो ये एक फेलियर था इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लिए। और आखिरी चीज़ देखो, जो लेट 1970s का समय था, इस समय हमने देखा कि जो MNCs है वो डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक एशिया जगह पे शिफ्ट कर रहे थे ड्यू टू लो वेज रेट इन दिस प्लेसेस। ठीक है, यहाँ पे लेबर और कैपिटल और रॉ मटेरियल का जो कीमत है वो कम हुआ करता था, तो MNCs भाग भाग के यहाँ आने लगे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है कि वाई MNCs रीलोकेट देयर प्रोडक्शन इन लो वेज रेट कंट्रीज़, या फिर तुम कह लो एशियन कंट्रीज़। तो पहला तो देखो, ज़्यादातर MNCs चाइना में आया, क्योंकि देखो एक चीज़ जान लो, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से अगर USA को फ़ायदा हुआ था ना, तो ग्लोबलाइजेशन से एक ही कंट्री को फ़ायदा होता है, वो है चाइना। चाइना ने अपनी इकोनॉमी में कई सारे बदलाव किया, जिसके वजह से MNCs बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं चाइना की ओर। सबसे पहला चीज़ तो चाइना में लेबर जो है उनका जो वेज रेट है वो काफ़ी कम है, जिसके वजह से MNCs को इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि अब सस्ते रेट पे वो प्रोडक्ट को बना सकते हैं चाइना में आके, फिर वो इंटरनेशनल मार्केट पे इन्हें बेच सकते हैं और एक तरीके का कंपटीशन दे सकते हैं दूसरे कंपनीज़ को। एंड देन जो लास्ट 2 डिकेड्स है ना, यहाँ में देखा गया कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील, इसके अंदर में, इन कंट्रीज़ के अंदर में काफ़ी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया। और देखो जो भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वह MNCs भाग भाग के आते हैं। आज तुम देख लो इंडिया में जितने भी US के बड़े बड़े कंपनीज है वो आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि उन्हें पता है इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ अब तो बस शुरुआत है, आगे और ग्रो होने वाला है इंडिया। तो यहाँ में आकर वो अगर इन्वेस्ट करेंगे, अपना प्रोडक्शन सेटअप करेगा, लाइक iPhone रिसेंटली अपना प्रोडक्शन यहाँ पे सेटअप कर रहा है, तो इससे फ़ायदा उन्हें ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सारे रीजंस की वजह से MNCs जो है अपना रिलोकेशन करते हैं प्रोडक्शन लाइन को। ठीक है, तो आई गेस मैंने चैप्टर को ख़त्म कर दिया है, और मैं जाते जाते बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, इस चैप्टर में मैंने अपने 10 दिन ऐसे बिताया है कि मेरे रातों का नींद और दिन का चैन दोनों खो चुका है। लिटरली क्या कहूँ यार, तुम बस इतना जान लो कि अब जो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, अभी 5 बज रहे हैं, सुबह के 5, आँख में नींद है, फिर भी वॉइस ओवर करना ज़रूरी है, क्योंकि इतना लंबा चैप्टर है। और इस चैप्टर को करने में मेरे सिस्टर ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद किया है, तो मैं चाहूँगा कि तुम उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अच्छा खासा एनिमेशन बनाता है, जितने भी एनिमेशन थोड़ा बहुत हुआ है वो उसके द्वारा ही किया गया है। आई नो बहुत ही छोटा लेवल पे था, इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है और मैं करूँगा भी, बस तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। एटलीस्ट एक शेयर अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर करना। तो बस यही है कहना तुम लोगों से। थैंक यू, लव यू ऑल।